सर लेक्चर 5 नहीं स्लाइड नंबर दे, लेक्चर 5, हाँ जो भी है स्लाइड नंबर दे रहा हूँ। सर एक बार शील्डिंग इफेक्ट रिवाइज करवा दो ना। शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ इतना होता है, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा। होता क्या है, इसको नोट मत करना, बस सुन लो जिनका भी डाउट है। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस अगर रहता है तो अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पर जितना का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था इस न्यूक्लियस का, वो थोड़ा कम हो जाता है। कम क्यों होता है? बिकॉज अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा रिपल्शन करते हैं। समझा? हाँ सर। तो इफेक्टिवली इस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ड्यू टू द न्यूक्लियस, वो थोड़ा कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन विच आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को बोलते हैं शील्डिंग। मतलब किसने शील्ड किया? इनर इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड किया। किसको शील्ड किया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड किया। किससे शील्ड किया? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आप बस इतना जान लो कि अगर शील्डिंग करने वाला पुअर आदमी हुआ, अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हुआ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। आउटर मोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और पुअर शील्डर वाले होते कौन कौन है? डी और हाँ, एफ। डी और एफ। ठीक है ना, ड्यू टू देयर वेरी डिफ्यूज्ड शेप। जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको? यस हाँ सर। सर। ठीक है ना? हाँ चलो, अब हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने वहां तक किया था, क्या बोलते हैं ये, सक्सेसिव। तो अब हम लोग ये करते हैं फैक्टर्स। हाँ लिखो। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आप लोग को मालूम होना चाहिए, दिस इज ऑलवेज एन, लिखाया भी था शायद, दिस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हमेशा क्या मिलता है? इसमें आपको हमेशा ये देना पड़ता हाँ, सबसे पहला तो यार लॉजिकल सा बात है, साइज ऑफ एटम। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई लोड नहीं होगा। मुझे खुद बताओ, साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? घटेगा। सर। कम। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम ही है ना? हाँ सेम चीज रहता है, पोटेंशियल और एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी भी एक टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है वो। तो एज ऑफ नाउ अब बस इतना जान लो, एंथैल्पी मतलब उस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, बस। द एकदम डीप डेफिनेशंस थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो अभी तो सिंपल, साइज ऑफ एन एटम अगर बढ़ेगा, सो वी नो द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एट अ, सर वो डिस्टेंस। न्यूक्लियस के हाँ बहुत दूर है तो फिर कम हाँ, एनर्जी चाहिए वो निकालने के लगे। लिए। तो जल्दी से शॉर्ट में लिखते जाओ, आंसर्स भी। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन के फोर्स ज्यादा नहीं हाँ, बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ठीक है, is inversely proportional to the distance. तो इसका मतलब अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, ठीक है, as size increases, outermost electrons are less tightly held, और अगर less tightly held होगा तो it becomes easier to remove. Easier to remove the electron. चलो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट सही से लेकर कोई डालते रहो यार, so as to be cut short on time, टाइम थोड़ा सा बचेगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड।
तो 1 मिनट प्रीवियस हम्म। स्लाइड। हाँ स्लाइड, हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर तो भी सिंपल ही है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। बताओ क्या होगा, ये मुझे कहा से उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। मतलब ये तो ठीक है, आई शुड नॉट इवन राइट। चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ठीक है यार, ये तो ठीक है। हाँ चलो ये भी देख लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। अब मुझे बताइए, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके स्क्रीनिंग इफेक्ट पर कैसे डिपेंड करेगा? सर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो घटेगा आयनाइजेशन हाँ, एंथैल्पी। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन्स जितना अच्छा शील्डिंग करेंगे, अच्छा बोल रहा हूं, अच्छा शील्डिंग का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाएंगे, है ना? तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? इजी होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विथ increase in screening effect. I hope this is clear to everyone. सर स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए। ये पहले लिख दिया ना, शील्डिंग इफेक्ट ही है ना वो, द नेट शील्डिंग इफेक्ट ही है ना। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही होता हाँ है। एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख ही देता हूं उसको, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील द फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इसी को तो शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। If shielding or screening effect increases. ठीक है, ये क्लियर है? सो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम्हारा इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद है मैंने पेनेट्रेशन इफेक्ट बताया था? क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। हाँ, पेनेट्रेशन वापस इफेक्ट, बता सकते हो? हाँ वही बता रहा हूँ, वापस वही बता रहा हूँ। पेनेट्रेशन इफेक्ट हम लोग ने किया था, हाउ क्लोज एन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिटल। कितना क्लोज अप्रोच कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इन एन ऑर्बिटल, उसी को पेनेट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। और आप लोग को अगर याद हो तो मैंने यहाँ पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सबसे बताया था, अब उतना तो डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन ये आप लोग को बताया था कि 2s का पेनिट्रेशन पावर किससे ज्यादा होता है? 2p और से 2p से। 2p का 2d से और 2f हाँ, से। 2f 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता है, 3s में बोलो, यस 3f ठीक है। से। हाँ, तो पेनिट्रेशन पावर 2s का ज्यादा। तो मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब वहां पर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग मोर क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। वही बेस्ट है, तो मैं लिख सकता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, और मैं आप लोग से ये आशा रखता हूं कि पहले की चीजें ना भूलें, ठीक है ना, पहले की चीज मत भूलिए, सब कुछ करना है, ठीक है ना, मेहनत करते रहो और पहले की चीजें मत भूलो।
पढ़ाई अर्ली स्टार्ट की हो तो इसका पूरा फायदा भी उठाना है। ये तभी होगा जब तुम मेहनत करोगे, टाइम पास के लिए नहीं, एकदम मेहनत करो, पहले की चीजें भी देखते रहो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, और why? Because the penetration power is more, it will be, if penetration power is more, it will be closer to the nucleus. और जितना क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के, उतना तो भाई इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है, एंड विल बी हेल्ड फर्मली। तो उसको बाहर निकालने में तो आपकी हालत खराब होगी ही होगी। आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। हाँ बोलो, क्या है, किसी कुछ पूछना है? पेज 1 का नहीं पूछा, कोई नहीं भेज रहा क्या? कोई अगर नहीं भेजता सर, रहता किसी ने तो कोई भेजते तो बेटर है ना यार, कोई नहीं भेज रहा है। कोई उठा लो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुहाना नहीं है क्या? बेटर होगा, इससे टाइम बचते रहेगा यार, समझ रहे हो ना? उठा लो थोड़ा सा। सर आ गया। हाँ चलो आगे बढ़ूं, थोड़ा समय के लिए छोड़ देता हूँ, आप करिए, लेकिन आप वो बेटर है, स्लाइड नंबर भी है, ज्यादा बेटर है। अच्छा, तीसरा, सो नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज, ये भी बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही लॉजिकल सा फैक्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग को मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है सर, ये मतलब कोई आप बड़ी बात नहीं बोल रहे हो, हम लोग को ये चीज मालूम है। कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, जैसे आप लोग जानते हो कौन कौन से, फिल्टर हाफ फील्ड एंड ट्रिपलेट एंड फुल्ली, ऑक्टेट। हाँ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हाँ वही हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, दे आर मोर स्टेबल। जैसे कि एग्जांपल, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, क्रोमियम, कॉपर। हाँ कॉपर का एग्जांपल। और आप लोग को ये याद भी, और इसका रीजन याद है, एक्सचेंज एनर्जी बताया था, एक्सचेंज क्या एनर्जी, है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा तो एक चीज बताओ, अगर कोई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हुआ तो ऑब्वियस सा बात है वो नहीं चाहेगा कि अपनी इस सिमेट्री को लूज करें, इट विल ट्राई टू मेंटेन दिस सिमेट्री। और अगर ये ट्राई करेगा कि मेरा ये सिमेट्री मेंटेन्ड है, तो लॉजिकल पार्ट आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा कि घटेगा? ज्यादा बढ़े। बढ़ेगा। निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। हाँ, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड configurations are more stable. तो अगर हाईली स्टेबल है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है उनका आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयनाइजेशन, हाँ मैक्सिमम, हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। और आप जानते भी होंगे नोबल गैसेस जो हैं केमिकली इनर्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वो चाहते ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लूज करें। ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। इनफैक्ट द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। यस, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो एटम है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल वो हीलियम का है।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा इसमें एक और एग्जांपल है, बताता हूँ। चलो ये हम लोग एक्सेप्शंस में देखेंगे। अच्छा, ये सब तो कुछ फैक्टर्स हो गए जिस पर कि डिपेंड करता है। अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोग अब थोड़े जनरल ट्रेंड की बात कर लें कि जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में होता क्या है। ऑब्वियस सा बात है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे अलोंग द पीरियड तो साइज क्या हो रहा होगा? इंक्रीज, साइज डिक्रीज हो रहा होगा। साइज डिक्रीज हो रहा होगा, decrease. आयनाइजेशन तो पोटेंशियल आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ना चाहिए। दिस इज द जनरल ट्रेंड। और अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे डिक्रीज करें। तो साइज इंक्रीज हो रहा होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूरी पर रहेगा, तो टॉप टू बॉटम जाओगे साइज इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। बट जैसा कि केमिस्ट्री इज फेमस फॉर इट्स एक्सेप्शंस, थोड़े एक्सेप्शंस तो आएंगे ही आएंगे। स्क्रीनशॉट लो, कुछ ना कुछ तो आना ही है। और आपसे सवाल भी उसी पर पूछा जाता है। सर हर जनरल ट्रेंड में एक्सेप्शन है। यस यस, हर में कुछ ना कुछ तो लोडेड है ही। अब शेल फिल हो जाता रहेगा तो एक्सेप्शन आएगा ना। एक्सेप्शन है, देखो सबसे तो सर्टेन एक्सेप्शंस को डील कर लेते हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और वो एक्सेप्शन कौन है? ये तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल पर जेईआईटी ऐसे नहीं कि खोद खोद कर पूछेगा, अरे यहां से देखो एक एक्सेप्शन खोज कर डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग को स्टैंडर्ड चीजें स्टडी करनी है, स्टैंडर्ड बातें जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, जिस पर आईटी पूछेगा। ऐसे अगर तुम ऐसे आईटी नहीं करता है कि अरे यहां से रुको ना, एक यहां से उठाकर पूछ लेते हैं, वैसा काम नहीं करना होता है ना, वो पूछता है, ठीक है। स्टैंडर्ड केसेस जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मुझे बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? अलोंग द पीरियड है ना, तो हाँ, तो एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए। मैं पहले एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ। एक्सपेक्टेड तो किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ऑक्सीजन, लेकिन बट एक्चुअल ये। और हम लोग को अब इसका रीजन मेरे ख्याल से आप लोग को तो चमक गया होगा कि व्हाट कैन बी अ प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, बिकॉज ऑफ हाफ-फिल्ड पी शेल। half-filled stability. Very good. Because of half-filled stability associated with nitrogen. आप लोग को नाइट्रोजन का मालूम होना चाहिए। मैं लिखा दे रहा हूं 2s और 2p। कुन भूले भटके लोगों के लिए, जिनको भूल चुके हो, इसी को क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जो है, ठीक है। क्लियर। सिमिलरली याद रखना यहां पर नाइट्रोजन के नीचे जस्ट कौन आता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आता है। और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। सल्फर आता है। तो ये भी होता है सेम ट्रेंड, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, इसके नीचे सल्फर, ये सेम ट्रेंड, ठीक है। आर्सेनिक के लिए इनफैक्ट भी सेम है। हाँ, इसके लिए भी सेम है, याद कर लो। लेकिन 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 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और कौन आता है? पोलोनियम। ना हाँ, यहाँ मत लगा देना, यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड वापस आ गया है। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, मतलब इसको बहुत सारी किताबें वैसे तो एक्सप्लेन नहीं करती हैं, बहुत सारे तो ठीक है, बट थोड़ा सा आइडिया ले लो। हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, ये जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है,
हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के क्या, ये लाइन बोलूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का दम कम होते रहता है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का क्या बोलूं, एनर्जी बोल दूं क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विथ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस प्रॉपर्टी, समझ लेना यार मैं जो भी बोलना चाह रहा हूँ। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जो होता है दैट डिक्रीजेस। होता क्या है, जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे ना, तो जितना ये 2s और 2p में हाफ, देखो थोड़ा सा आइडिया ले लो इसमें क्या है, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आप आगे देखोगे जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओ। अच्छा एक चीज समझते, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं बोर मॉडल पे जाता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आप अगर याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, आप लोगों ने पूछा तो बता दिया, अदरवाइज आप याद कर लोगे, मुझे इसी से मतलब है कि आप इतना याद रखो। आपसे रीजन नहीं पूछता है कि कहाँ तक जाता है, क्यों नहीं जा रहा है, सवाल उठते हैं मन में तो आते हैं, तो कुछ कुछ बता देता हूँ। अगर तुम लोग को थोड़ा बोर मॉडल याद हो तो एक चीज बताना, तो बोर मॉडल में मैं एग्जैक्ट तो नहीं है बट समझाने के लिए क्या करूंगा, आई कैन नॉट गो इनटू द वेरी डिटेल्स, उतना तो अलाउ नहीं कर रहा है सिलेबस। बट एक चीज बताओ, बोर मॉडल में अगर आपको याद होगा मैं एनर्जी ऐसे बनाता था, तो ये n इज इक्वल टू 1h शेल का एनर्जी है। ये कौन से शेल का एनर्जी है, सेकंड। ये कौन से शेल का एनर्जी होता है, थर्ड। आप लोग को एक चीज याद आ रहा था, धीरे धीरे ये एनर्जी गैप क्या होता था बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स, क्या होते थे, कम होता है। कम होते थे। यस वेरी गुड, ये कम होते रहते थे, ये कम होते। इनफैक्ट ये आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया है, मतलब आपको एक बैंड दिखाई पड़ेगा। तो अब एक चीज बताओ, जैसे तुम बहुत नीचे चले गए हो तो क्या 2s और क्या 2p, अगर कोई मतलब 2s 2p तो है, मान लो मैं एकदम बहुत नीचे चला गया और कोई ऐसा दिख रहा है, कोई तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा एक ये ऐसा दिख रहा है और दूसरे में दिख रहा है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी का फर्क ही नहीं है, इन दोनों सबशेल्स में, इन दोनों सबशेल्स में ज्यादा फर्क नहीं है। या फिर कुछ ऐसा दिख रहा हो, कोई एक इलेक्ट्रॉन को ये अंदर खींच सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर दे सकता है, एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक में जाना स्टार्ट करो, हालत खराब हो जाएगा। मतलब तुमको लगेगा दुनिया में कुछ भी खेल चल रहा है, कोई ऑफ बॉय प्रिंसिपल वायलेट होता है, कभी इसका पैलिडियम का ये होना चाहिए था तो वो हो गया, इसमें ये भरना चाहिए था तो ये भर गया। व्हाई? बिकॉज द एनर्जीज बिटवीन द एडजेसेंट सब लेवल्स बहुत ओवरलैप करते हैं। कभी तुम देखोगे इसका एनर्जी कम हो गया, कभी उसका एनर्जी ज्यादा हो गया, एंड दिस गैप बिटवीन एडजेसेंट सब लेवल्स इज वेरी लेस। When the gap is very less, this particular property, जो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जिस प्रॉपर्टी पे गर्व कर रहा था, अरे देखो मेरा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, वो भी बहुत कम हो जाता है। क्यों हो सकता है, अगर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ना हो, कोई एक ऐसा हो, मान लो कोई एक, तो हो सकता है तुम देखोगे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ सब, ठीक है ना, इसको नोट मत, इसको बस इतना ही लिख लेना। मान लो कोई बोलेगा मैं ऐसा हूं, मैं तुम हाफ फील्ड हो, ये ऐसा नहीं है, कोई ऐसा दिख रहा है, तो तुम बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखोगे कि हो सकता है कोई यहां से यहां किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर हाफ फील्ड बना दिया, कोई किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पंप कर दिया। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन द ग्राउंड लेवल व्हेन यू गो वेरी डीप डाउन। सो अगर मुझसे फाइनल कंक्लूजन पूछोगे सर इसका फाइनली क्या करना है, मतलब डू वी हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दैट वेरी डीपली, नो। तुमको बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड दिस विल सफाइस, इनफैक्ट ओनली दिस विल सफाइस, जो मैं लिखा हूं, ओनली दिस इज सफिशिएंट। बट एज यू मूव डाउन द ग्रुप, द एनर्जी डिफरेंस, थोड़ा सा आइडिया लगा, मैं बहुत डीप में नहीं गया हूं, थोड़ा सा आइडिया लगा क्या हो रहा है, बिटवीन सर। एडजेसेंट सब लेवल्स क्या हो जाते हैं,
डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब बहुत का गैप ही नहीं रहा यार। मतलब कौन जीता कौन हारा इसका कोई फर्स्ट और सेकंड में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। हो सकता है तो इतना का गैप रहता है तो फिर नॉर्मल ट्रेंड अपना जी जाता है। और नॉर्मल ट्रेंड क्या है, साइज छोटा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, बट साइज एनर्जी बहुत डिफरेंस छोटा नहीं बिटवीन होगा द तो एडजेसेंट ऑलमोस्ट सेम होना सबलेवल्स चाहिए था। डिक्रीजेस, मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्लियर है। खैर, what I am asking you all is only this data which is important, खत्म, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप इस डेटा को याद रखिएगा। आपको ये किस किस पीरियड में लगाना है, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद Fourth. फोर्थ, बस खत्म। Could you repeat the last आफ्टर part? दैट उसके बाद नहीं आपको करना है। हाँ बोलो कौन सा। So could you repeat the last part? बस हाँ बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप, the difference between the 5s, 5d, 5f, 4f, all these energy gaps are very small. So if the energy gaps are very small, there is not much of a stability now associated with this half filled properties. मतलब बहुत बोलेगा कि अरे तुम कभी कभी तो आप ऐसा केस देखोगे, अभी तुम डी ब्लॉक पढ़ोगे डी और F12 में, कभी कभी तो आप ऐसा देखोगे ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन अंदर भी खींच लेता है। इतना का एनर्जी गैप कम होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है ना, हो सकता है वो बगल वाला सबशेल उसको अंदर खींच लिया, उसको हाफ फील्ड रहने भी नहीं दिया। ऐसे भी केसेस आप देखोगे, दिस इज डू इन डी एंड एफ ब्लॉक। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट द इश्यू, otherwise this will create confusion in your mind. So I'm not going very deep into that because that is not required at this point of time. What I want you to know is, only thing is you have to apply it in second, third and fourth. And on a crude level, if you want to understand the reason, the only thing that will suffice at this point of time is that as you move down, the energy difference between the adjacent sublevels is very close. There is not much of a difference कि ये half filled है, ये fully filled है, ये आपस में overlap करते हैं, इनके bands कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो general trend जो है वो वापस it takes over. And if you actually कभी जा करके periodic properties में अगर रिसर्च नहीं करना है, बट अगर इंटरेस्ट हो, F ब्लॉक के एलिमेंट्स पे एक नजर डालिएगा, पूरा दुनिया हिल जाएगा। पूरी केमिस्ट्री आपकी ना वहां पर, ऑफ बॉय प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये पूरा का पूरा चीज जो है ना हिल जाएगा पूरा। मतलब लगेगा अगर ये क्या हो रहा है, कभी ये बढ़ता है कभी वो बढ़ता है, यही रीजन है। और आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये भी तुम लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, और ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आया था। बोलोगे सर फिजिक्स का आइंस्टाइन का यहाँ लग गया सर, एकदम यहीं लगा, इसलिए इसको पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा। खैर आगे बढ़ता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं। फिफ्थ, अच्छा बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका ज्यादा एक्सपेक्टेड, किसका होना, सॉरी बेरिलियम नहीं, बेरिलियम और बोरॉन, सॉरी बेरिलियम और बोरॉन में किसका एक्सपेक्टेड ज्यादा होना चाहिए था, बोरॉन। बोरॉन का एक्सपेक्टेड ज्यादा होना चाहिए था बेरिलियम से, ठीक है। लेकिन फिर से वही जैसा कि फेमस है, बेरिलियम का ज्यादा है। क्या बात है, आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल। अच्छा, कैन एनीवन गिव द रीजन फॉर दिस प्रॉपर fully filled s orbital. हाँ वेरी गुड। एक तो ये रीजन दे सकते हो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 एंड 2s2, ठीक है। और बोरॉन का क्या है, और बोरॉन का आप लोग को मालूम होना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो बहुत आप पढ़ाए हो तो वो तो याद होना ही चाहिए। सॉरी 2p 1s2, सॉरी 1s2 2s2 224 21। अच्छा इधर देखो, अब इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर मुझे बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, आई हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
2s ऑर्बिटल इन बेरिलियम। Yes, sir. और मुझे मालूम है एक तो फुल्ली फिल्ड थोड़ा दिख रहा है 2s 1s2 2s2 फुल्ली फिल्ड तो है ही, दैट इज आल्सो वन रीजन, बट एक और रीजन भी है फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, जबकि बोरॉन में कहां से रिमूव करना है? 2p और 2p। और आप लोग को अभी जस्ट मैंने बताया, penetration effect. हाँ गला फार फार के, वेरी गुड, तुम लोग के माइंड में पेनिट्रेट किया ये बात, ठीक है। इन बोरॉन इट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 2p ऑर्बिटल, और हम लोग को ये मालूम है कि जो पेनिट्रेशन पावर है वो 2s ऑर्बिटल का ज्यादा है, तो ये कारण ये भी है। तो 2s ऑर्बिटल का अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर भी उलटफेर है। एंड एक और रीजन जो किसी ने पहले बताया था वो भी सही है, दिस इज फुल्ली फिल्ड, ये भी रीजन है, ठीक है। बहुत सारे किताबों में एनसीईआरटी में ये टर्म याद रखना, कीवर्ड पेनिट्रेशन पावर इज ऑल्सो अ कीवर्ड। एंड अब पूछोगे सर ये भी कहाँ कहाँ लगाना है, तो जान लेते हैं। बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। Magnesium, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम। aluminium. हाँ एग्जैक्टली इधर लगता है, ये ट्रेंड यहाँ भी कंटिन्यू करता है, बहुत अच्छी बात। फिर से सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड तक कंटिन्यू करता है। उसके आगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के बाद इंडियम, यहाँ कृपया ना लगाएं। बेरियम के बाद थैलियम, यहाँ कृपया ना लगाएं। कि सर लगाते जाएंगे पूरा अंत तक, ऐसा नहीं है, नीचे जा करके थोड़ा बहुत उलटफेर होता है। सर बट उसमें तो फोर्थ पीरियड था, इसमें अब थर्ड पीरियड ऐसा क्यों हो गया? कौन सा? इसमें कौन सा? इसमें भी तो सेम ही है, बेरिलियम मैग्नीशियम सेम ही तो है। थर्ड अच्छा कौन सॉरी सर। सेम ही तो है, ठीक है। तो अगेन दीज आर सर्टेन एक्सेप्शनल ट्रेंड्स। एक्सेप्शंस किसको मार्क करूं? पूरा एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है कि मुझे मार्क करना हो तो ग्रीन से दिखा रहा हूं, दिस इज द एक्सेप्शनल ट्रेंड। Sir, SR किसके लिए होता है? स्ट्रोंशियम। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है आप लोग का बात? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ सवाल आप? ऐसा हर एक ग्रुप में होता है एक्सेप्शंस, हर एक ग्रुप में? हाँ मतलब हर एक ग्रुप इन द सेंस कि मतलब अभी हम ये हमने नहीं 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 वैसा नहीं, नहीं इस ग्रुप, हाँ नहीं नहीं, जैसे बेरिलियम बोरॉन का ग्रुप के नीचे आएगा हमेशा नहीं। अब बेरिलियम बोरॉन में है तो उसके नीचे कहाँ कहाँ ये ऐड हो रहा है, इसमें आता है। अभी जैसे कि अभी नेक्स्ट फेज में जा रहा हूँ, हर ग्रुप में नहीं, हर ग्रुप में नहीं। Sir, ठीक है, हाँ बोलो। तो ऐसे तो बहुत फैक्टर्स होंगे, जैसे साइज ऑफ एटम, पेनिट्रेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सो फिर ऐसे डिटरमाइन कैसे करते हैं, लाइक ये हाँ नहीं ऑब्जर्वेशनल वही है? मैंने, हाँ यस यस, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में यही बोला था। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर एन ऑब्जर्वेशन, आपको वो याद रखना है। मैंने पहले ही बता दिया, द फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर एन ऑब्जर्वेशन। वो तुम देखकर लॉजिक नहीं लगा सकते, बिकॉज जैसा हमने समझा देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। हाँ आफ्टर द 4th चैप्टर, अब जब गैस लॉज या हम लोग इनऑर्गेनिक का डिटेल्स में जाएंगे तो इनका यूज आएगा। वहां पर अगर मैं बोलूं देखो बेरिलियम का यहाँ हुआ था, हाँ तो तुमको अब रिएक्शंस में एप्लीकेशन करने आना चाहिए। बट द फर्स्ट 4 चैप्टर्स वो ऑब्जर्वेशन है, तुम प्रिंसिपल कंट्रोल को क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैथमेटिकल की एनएलएम सर उसका क्या एक्चुअली में कहां से आया, वो देखोगे पागल हो जाओगे। यू हैव टू नो दैट कि इसका मतलब साइज होता है, ये बताता है, ये बताता है। यू कैन नॉट, तो आपको एज अ फैक्चुअल इसको लेना पड़ेगा। बोलोगे सर तो इसमें क्या करना है? आई विल जस्ट सजेस्ट at the end what you have to do is you have to make a list of the important exceptions and you will be asked on those only। आपसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस और उसके कारण पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में एक बार एक जगह सभी एक्सेप्शन डिवाइस करा दूंगा, वही करना है। मतलब देखा जाए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरा 2 पेज का रहेगा, 1 पेज का, जिसमें सिर्फ एक्सेप्शंस है वही पूछता है। सर ठीक तो है? हमें ग्रुप नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, कौन से एक्सेप्शंस या हाँ एक्सेप्शंस मतलब के? नहीं ग्रुप नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है कि बेरिलियम बोरॉन पूछ देगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा, समझ रहा है? यस ऐसे ही पूछ देगा। ये करना है, मतलब इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज याद रखना यार, इसको थोड़ा याद रख लेना। मैं बेरिलियम है, ये मेमोराइज कर लेना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ कौन आता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नीचे कौन आता है? अच्छा, सबसे ज्यादा आयना एक ट्रिक है याद करने का, इसको देख लेना। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? नियॉन। नियॉन। हाँ सर सीएल के बाद आर्गन आएगा ना? हाँ, किसके बाद? सीएल के बाद हाँ, आगे सॉरी, ठीक है। देखो अभी ये कुछ ट्रिक्स तो हैं, जैसे अब प्रॉब्लम क्या आ सकता है, तुम मुझसे पूछ सकते हो सर अगर फ्लोरीन और आर्गन पूछा तो क्या करेंगे सर? अब ये डिबेटेबल भाई, फ्लोरीन किस मामले में जीतेगा? साइज। हाँ, फ्लोरीन जीतेगा साइज में, और आर्गन किस में जीतेगा? सब शेल मतलब वो फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड। हाँ, नाउ दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, IITs will not ask you very deep periodic property से यहाँ आज कभी मैंने बोला ना एफ ब्लॉक का उठा करके पूछता है। इनफैक्ट एफ ब्लॉक तो मेरे ख्याल से ना के बराबर है IT के सिलेबस में, उसको खुद मालूम है। होगा ना, बिकॉज वो नोबेल नहीं नहीं, वही मैं बोला, दोनों फैक्टर्स होते हैं, साइज भी एक फैक्टर है, फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी भी है। अब नाउ दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, तुमको लग सकता है और लेकिन जरूरी नहीं। और मैं तुमको अभी बता दूं, नियॉन के बाद जानते हो कौन आता है? फ्लोरीन आता है। मतलब कौन फैक्टर डोमिनेट कर गया? साइज डोमिनेट किया कि फुल्ली फिल्ड डोमिनेट किया? साइज डोमिनेट कर गया। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन अगेन, वी कैनॉट डू एनीथिंग ऑन दिस, वी हैव टू नो दिस। अ ट्रिक इज, फ्लोरीन के बाद फिर कौन आता है? अब ऑब्वियस बात है, अब कौन आएगा? क्लोरीन। नहीं, क्लोरीन आर्गन सेम साइज का है ना, सेम पीरियड का है ना, तो आर्गन तो अब आर्गन जी जाता है। उसके बाद कौन आता है? क्लोरीन। क्लोरीन। याद रखना, तो सबसे ऊपर कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी? नियॉन। नियॉन। उसके बाद फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन। व्हाट? हाँ बोलो। नियॉन से भी पहले हीलियम आता है ना? हाँ, हीलियम का तो बात मैंने क्या पता, हीलियम तो मैंने बता दिया, दैट इज द हाईएस्ट, ऊपर। हीलियम हाँ का बोलो। हाँ, हीलियम का तो हाईएस्ट, उसका तो हीलियम वो पूछे। के बाद नियॉन आएगा कि हाइड्रोजन आएगा? नहीं, हीलियम के बाद नियॉन है। ओके यहाँ पे सिर्फ इतने एलिमेंट्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि यार मुझे उन पे जाना है जो स्टैंडर्ड जिससे पूछे जाते हैं। मैं बोला ना, ऐसे तो पूरा पीरियोडिक टेबल करते रहे, खोद के निकालते रहे, तब तो हम लोग का पूरा यही चल जाएगा। हम लोग को तो क्या करना है, स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी में लिखा है जिस पर क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। यू विल नॉट बी आस्क्ड इन द एंटायर 118 एलिमेंट्स में से सबसे खोद के नहीं पूछेगा वो, अदरवाइज इट इज अ वेरी टीडियस टास्क। ठीक है। हाइड्रोजन का आई सबसे ज्यादा क्यों नहीं होता? नोबल गैस नहीं होगा 1s2, इसीलिए। ओके। इसलिए और क्या, मतलब ऑब्जर्वेशन, कौन सा साइज जीतेगा कि उसका स्टेबिलिटी जीतेगा, मैंने बोला ना। देखो केमिस्ट्री ऐसे ही चिपकाया जाता है। केमिस्ट्री में अगर जीत गया होता तो क्या बोलते? ओ साइज जीत गया। नहीं जीता तो क्या बोले? ओ साइज हार गया। केमिस्ट्री जो है ये लॉजिकली ऑब्जर्वेशनल साइंस है। हम लोग कुछ अपना लॉजिक नहीं बना रहे हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए हैं, देखे हैं, चिपका दिए लॉजिक। आपका काम क्या है, एज एन एनालिस्ट, एक होता है ना डेटा एनालिस्ट, आपको इतने सारे डेटा को रख करके एनालाइज आप कितना अच्छा करते हो आगे जाकर इन योर फ्यूचर क्लासेस, मतलब इन द फ्यूचर सब्जेक्ट्स, जो आगे के टॉपिक जो टफ होते जाएंगे, दैट इज इंटेलिजेंस। हाउ डू यू कंपाइल दिस डेटा इन योर माइंड एंड हाउ डू यू अप्लाई इट टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, खत्म। और इसमें कुछ नहीं है। आगे याद रखना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा? बताओ। फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद फिर होता है फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। किसी का माइक ऑन है क्या?
सर ठीक है। अभी आपने क्या किया एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज, बिकॉज अभी कौन? तो आपने बोला फ्लोरीन से ज्यादा आर्गन का है। ठीक है, तो उसमें क्या एक्सप्लेन मतलब? सर तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और आर्गन का क्या? क्लोरीन का ऑक्सीजन और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन का क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का हाँ, सल्फर से ज्यादा है। तो क्लोरीन के आयनाइजेशन बाद किसका है? किसका है? मतलब अगर देखा जाए इन चारों में कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा किसका होगा? अच्छा तो क्लोरीन सर का। आर्गन के बाद ऑक्सीजन आएगा ना, और फिर क्लोरीन और फिर सल्फर। क्लोरीन है, फिर सल्फर है, उसके बाद ये आ गया, ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीजन आर्गन में, फिर दैट इज अ डेटा। किसी के पास है एनसीईआरटी का डेटा? खोल के देखो, उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा क्या? मेरे ख्याल से तो फिर ऑक्सीजन जीत जाएगा। फिर ऑक्सीजन जीत जाएगा। फ्लोरीन क्या नाइट्रोजन होना चाहिए ना, फिर ऑक्सीजन। हाँ, मतलब मैं इन चारों में कंपेयर कर रहा हूँ, इन चारों में। सर तो ओके सर। ऑक्सीजन और आर्गन का एक बार बताइए ना किसमें हाँ, वो मैं रहता देखता है। हूँ, रुको रुको, मैं इसका देखता हूँ। मतलब दैट इज अ डेटा दैट आई हैव आल्सो टू लुक अप टू। मेरे ख्याल से ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो आई थिंक कि ऑक्सीजन ज्यादा हो सकता है। आर्गन का ही ज्यादा है? नहीं, आर्गन का ही ज्यादा है। यस, आर्गन का ही ज्यादा है। मतलब आर्गन सोचो अभी भी जीत गया है, किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से भी जीता हुआ है, जबकि साइज में अभी भी है, लेकिन जीता हुआ है। आर्गन का दिखा रहा है ऑक्सीजन से ज्यादा है। यस, 1520 है। ठीक है। अच्छा, इन चारों में किसका ज्यादा है? मैं कुछ स्टैंडर्ड डेटा, इन चारों में किसका ज्यादा? नाइट्रोजन का ज्यादा है। यहां पर ध्यान देना, ट्रिक ये है, नाइट्रोजन का फिर ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिर ऑक्सीजन से ज्यादा है। और फास्फोरस सल्फर में किसका ज्यादा है? फास्फोरस का। फास्फोरस। फास्फोरस का। ये आपको याद रखना है, ये सब ट्रेंड्स यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिसपे क्वेश्चन आते हैं ये होता है, फिर याद रखना। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ज्यादा हाफ फील्ड, फास्फोरस का सल्फर, और ऑक्सीजन फास्फोरस में फिर से ऑक्सीजन का ज्यादा तो नॉर्मल ट्रेंड। करके भी पूछ सकता है क्या? हाँ, यस, इस पूरे सेकंड पीरियड में कुछ भी पूछ सकता है। यू हैव टू नो द डेटा। तो ठीक है। फास्फोरस का ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो भी हाफ फिल्ड है। कौन? फास्फोरस? नहीं, अब फास्फोरस हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन क्या है? बार बार साइज एक ही कम सवाल है। पे फंस रहे हो। साइज में साइज छोटा है, मैंने फिर से बोला है कि कौन जीतेगा नहीं मालूम ना। मैं बार बार एक ही चीज आप बोल एक रहा हूँ बार ना, ये क्या चल रहा है? दिस कौन इज डोमिनेट करता है। ऑब्जर्वेशन। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर हाँ आप वो बताइए ना कौन सा वो डोमिनेट करता है फैक्टर। कोई नहीं, वो याद रखना है, हम लोग नहीं उसको देखकर बता सकते हैं। जस्ट देख करके नहीं बताया जा सकता है, तुमको ये डेटा याद रखना है। सर देख क्लोरीन करके का नहीं। फास्फोरस से ज्यादा होगा ना, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड में। हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अलोंग द जनरल ट्रेंड। ओके। यहाँ तो सिर्फ फास्फोरस और सल्फर का थोड़ा चेंज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ट्रेंड है। क्लोरीन का फास्फोरस से ज्यादा है ही। ठीक है, ये ज्यादा है ही। फिर सिर्फ अच्छा, इन फास्फोरस चारों और में नियॉन में क्या होगा? फास्फोरस और नियॉन, यस, नियॉन और फास्फोरस में नियॉन का ही ज्यादा होना चाहिए। यस, नियॉन का ही ज्यादा तो है। नियॉन का ज्यादा है। हीलियम के बाद नियोन ही आएगा ना? हाँ, सेकंड। हीलियम के बाद क्या? हाँ, अभी तक अक्षय वो लग रहा है, अभी तक ये ट्रेंड, लेकिन एक्सट्रापोलेशन से बचिए। अच्छा, इसके बाद इन चारों में, सर वापस जो जनरल है। हाँ, ऐसे करके कार्बन, इन चारों में बताओ कौन होगा? सर सबसे कार्बन का ज्यादा ज्यादा होगा। नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन पे फिर कार्बन पे कार्बन, फिर फास्फोरस फास्फोरस, सिलिकॉन। नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, कार्बन, फास्फोरस, हाँ, सिलिकॉन। ठीक है। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर कार्बन का, फिर फास्फोरस का, और सिलिकॉन। फास्फोरस सिलिकॉन में तो हम लोग ने कर ही लिया है, फास्फोरस का ज्यादा। क्लियर है सबको? ये कुछ जनरल है, आपको अब जितना तुम याद रखो उतना बेटर है, बट मैं एक जितने फैक्टर्स आते हैं उसको मैंने बता दिया। बोलो, कोई डाउट? ठीक है। तो फिर कार्बन, फिर बोरॉन। हाँ, उसमें भी देखना है क्या? वो तो मेरे ख्याल से आसान है। क्या होना चाहिए बताओ? कार्बन ब्रोन में किसका हो जाएगा? इन चारों में किसका? कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन। कार्बन। कार्बन का ज्यादा, फिर किसका? बोरॉन। बोरॉन, बोरॉन। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। मतलब एक ट्रेंड देख रहे हो क्या? ऐसा ही चल रहा है इन चारों में, ऐसे ऐसे।
ऐसा ही चल रहा है। फिर बेरिलियम में वापस So how उल्टा हो did they उल्टा हो जाता है। जाएगा। हाँ वापस उल्टा, वेरी गुड, ऐसे चल रहा है। So how did they test सर that? तो इसे कैसे याद रखे? ZSS करके। हाँ वैसे ही करके एक ट्रिक बना लो कि ऐसे चल रहा है, लेकिन जहाँ उल्टा हो रहा है वहां उल्टा चलना है। देखो याद तो रखना है यार, मैं इसमें अब हेल्प कर सकता हूँ, याद तो रखना ही है, मैं कुछ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। So ठीक how है, did they test it? क्या That which has more ionization? एक्सपेरिमेंट करके आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए जा गए, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, ये तो हम लोग ने बात कर लिया यहाँ तक। कुछ और भी एक्सेप्शनल ट्रेंड मेमोराइज कर लेना। किसी को कुछ और पूछना है क्या? अच्छा इस पूरे में टॉप कर लेते हैं, इस पूरे लिस्ट में सबसे टॉपर देख लेते हैं। टॉप 3 देख लिया है, इज्जत दिया जाता है टॉप 3 को। ठीक है, तो टॉपर में आता है सबसे ऊपर इन पूरे लिस्ट में नियॉन। उसके बाद आपके लिस्ट में आता है अगर आप, वेरी गुड, उसके बाद आ रहा है फ्लोरीन, आ रहा है, वेरी गुड, आर्गन। उसके बाद आर्गन आ रहा है। ये टॉप 3 भी याद रखना। चलो एक फोर्थ वाला भी याद कर लेते हैं। फोर्थ में क्लोरीन आ रहा है। ऑक्सीजन। नहीं ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। बोलो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ रहा है रे बाबा। हाफ फील्ड जीत गया ना, ऑक्सीजन से जीत गया ना वो, हाँ सर। ऑक्सीजन से जीत गया है ना, तो नियॉन तो है ही। नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन आएगा ना? नहीं, नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सीजन दिख रहा है ना, क्लोरीन से ऊपर है। हाँ सर। इतना याद रखना कम से कम पूरी लिस्ट में। तो वापस समझा सकते हो। देखो नियॉन सबसे ऊपर है, क्यों? बिकॉज वो नियॉन और आर्गन, नियॉन सबसे ऊपर है बिकॉज साइज में भी सेकंड पीरियड का है, उतना बड़ा तो होगा नहीं, और फुल्ली फिल्ड है। लेकिन फ्लोरीन आर्गन से जीत गया है, क्यों? बिकॉज साइज के कारण जीत गया होगा। तो नियॉन, फ्लोरीन, आर्गन है। इसके बाद जैसे ये तीनों हटे, उसके बाद नाइट्रोजन जीत जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन साइज में भी छोटा है, सेकंड पीरियड का चल रहा है ना, और प्लस उसमें कौन सा स्टेबिलिटी है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, तो जीत जाता है। ऑक्सीजन का क्लोरीन से ज्यादा ही है, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है और उसके बाद आता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन और फास्फोरस में क्लोरीन ज्यादा आयन है। क्लोरीन और फास्फोरस में क्लोरीन और फास्फोरस में क्लोरीन का ज्यादा है। देखो ना, क्लोरीन और फास्फोरस में किसका ज्यादा है? क्लोरीन। जैसा डेटा बता रहा है, क्लोरीन का ज्यादा है फास्फोरस। ये रीजन देखो, जनरल टर्म में कोई, अब क्लोरीन और फास्फोरस में एक पीरियड में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड क्या होता है? आयनाइजेशन होता है। हाँ, वो तो जनरल ट्रेंड में कंफ्यूज मत होना है। ट्रेंड्स जहां चेंज हो रहे हैं, उलटफेर कर रहे हैं, उसमें हम लोग को टेंशन लेना है। कहाँ का उलटफेर हो रहा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ उलटफेर है। फ्लोरीन, आर्गन, यहाँ एक उलटफेर है, बिकॉज ऑब्वियस बात है, वी डू नॉट नो फ्लोरीन जीतेगा कि आर्गन जीतेगा। तो दिस इज सम डेटा जो मैंने डेटा से लेकर कंपाइल कर दिया आपके सामने। अब आपको इसको याद रखना है। कुछ अलग से कुछ केसेस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ अदर एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस में आप याद रखना, ऊपर वाला जो लिखा हाँ वो एक्सेप्शन, ये तो मेमोराइज लिख दिया मैंने। ठीक है ना, अच्छा एक और, अब ध्यान देना, हम लोग तो साइज में किए हुए हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका ज्यादा होता है? सॉरी, साइज में एक्सपेक्टेड क्या था बताओ? एल्यूमिनियम का ज्यादा। अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए था कि गैलियम का ज्यादा, लेकिन फिर से वही, किसका ज्यादा होता है? सॉरी, एक्सपेक्टेड क्या था? नहीं सर, हाँ सॉरी, एक्सपेक्टेड एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा, लेकिन वापस केमिस्ट्री धोखा देते आया है। एग्जाम में धोखा नहीं देता है, पढ़ाई करोगे तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो धोखा देता है। आपका लॉजिक को तो थोड़ा बहुत, तुम आगे बढ़ोगे 2 कदम तो लगेगा कि क्या हो गया, ये हो जाता है। अच्छा रीजन दे सकते हो ना? मेरे ख्याल से रीजन तो सबको क्लियर होगा। स्क्रीनिंग। हाँ, हम लोग साइज किए थे ना, रीजन साइज।
गैलियम और एल्यूमिनियम में साइज किसका छोटा था बताओ? सर एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम शेल कम है उसमें। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा था ना। एल्यूमिनियम का छोटा होता है ना। छोटा होगा ना सर, कम। एक शेल कम है। और एल्यूमिनियम का छोटा होता है सर अरे गैलियम का थोड़ा छोटा होता था ना एल्यूमिनियम से। नहीं ये सर exception है। था वो, हाँ सर एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन था ना रे, भूल हाँ गया क्या? सर, गैलियम में D3D आता था। हाँ ऑलमोस्ट सेम होता था, बट हल्का सा छोटा कौन था? हल्का सा छोटा, हल्का सा तो बोलेंगे ना, हल्का सा गैलियम। याद आ रहा है इसका रीजन कि भूल गया तुम लोग? सर स्क्रीनिंग की वजह से, स्क्रीनिंग हाँ ये सब भूला मत कर। ये और एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है। हाँ मतलब एक तरीके से साइज ही तो डिसाइड करता है। ऐसे एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन बोल सकते हो, नहीं ना नहीं तो एक ऐसे बोल सकते हो साइज तो डिसाइड करता है। ये गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा होना चाहिए। सर, फिर तो ये एक्सेप्शन नहीं हुआ ना ये वाले केस में, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो छोटा है तो उसका आई ज्यादा होना चाहिए। हाँ तो साइज को एक्सेप्शन मानोगे कि नहीं? सर ओवरऑल साइज एक्सेप्शन। हाँ ओवरऑल साइज को एक्सेप्शन मानो तो एक्सेप्शन ट्रीटमेंट डालूंगा ना। क्लियर है? आगे बढ़ूं? स्क्रीनशॉट लो। यार ये चमक रहा है ना तुम लोग को, कि तुम लोग कंफ्यूज हो रहा है? चमक रहा है ना? सर समझ आ रहा है। यस नहीं सर, सारे ब्रेन सेल्स मर गए हैं कुछ क्यों, समय क्या हो से। गया? ब्रेन सेल क्यों मर जा रहा है तुम लोग? हो रहा है। सर क्यों, इतना किस? सब याद। देखो यार कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि तुम लोग एक चीज भूल जा रहे हो कि लॉजिकली इसको कंपाइल करने के लिए आपको, आप जिस दिन ये बैठा लोगे दिमाग में कि साइज और फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी में कौन जीतेगा, ऑब्जर्वेशन है, कंफ्यूजन वही मर जाएगा। सिंपल सा बात है। अलोंग द पीरियड में कोई टेंशन है नहीं, और फुल्ली फिल्ड वाले में कौन जीतेगा वो एक ऑब्जर्वेशन है, उसको याद रखना। स्क्रीनिंग इफेक्ट आल्सो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बोलो सर कौन एक सा? मिनट से स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकते। हाँ लो स्क्रीनशॉट। Reflection होता है। व्हाट अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट? क्यों भूल गया तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट? नहीं पढ़ाई की है? 4 बार बता चुका हूं तुम लोग को लेक्चर शील्डिंग के इफेक्ट। स्टार्ट में भी फॉर द बताया। एक्सेप्शन सर, फॉर द एक्सेप्शन। अबाउट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में देखो ना, गैलियम का साइज छोटा होता, गैलियम में 3D ऑर्बिटल्स आ जाते थे तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता था। तुम लोग मेरे को मार डालेगा, मेरा टीचिंग कैरियर तुम लोग अंत करेगा लग रहा है। बोलेगा एकदम एक ही चीज बता बता करके। स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखेगा जो लोग जाकर देखेगा क्लास का, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ता हूँ। एक और चीज है यहाँ पर एक्सेप्शन ट्रेंड में, सब भी एक्सेप्शन ही चल रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी। सर आपने सर एक्सपेक्शन लिख exception दिया। खत्म नहीं हुई तब से। हाँ बोलो। सर अभी तक खत्म नहीं हुए और है क्या? हाँ और सर टॉपिक से ज्यादा एक्सेप्शन है आयनाइजेशन। हाँ वेरी गुड, यही तो है केमिस्ट्री में, और क्या है। अच्छा 5D और 4D में ज्यादा किसका होता था? एक्सपेक्टेड किसका है? 5D नीचे है कि 4D नीचे है? 4D नीचे। 4D। मारेंगे पकड़ के। 4D नीचे कहाँ है? 5D नीचे है। तो 5D 5D नीचे है तो एक्सपेक्टेड किसका होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड होना चाहिए था 4D का डाउन द ग्रुप 4D का, चाहिए। ये एक्सपेक्टेड। 4D is greater than 5D. हाँ लेकिन 5D सीरीज वाले जो होते हैं, F orbital. और इसका भी रीजन आप लोग को मालूम होगा, बताओ क्या? सर F orbital. यस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कर चुके हो। मतलब पहला क्लास में आपने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किया है। अब फिर से पूछोगे सर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कृपया ना पूछें प्लीज, सर बख्श वो दें। की वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ वो भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ, जिनको अगर लोड लग रहा है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था, नीचे जाते थे तो F ऑर्बिटल्स आ जाते थे, और F ऑर्बिटल्स बहुत पुअर शील्डर्स थे। और तुम नीचे जा रहे हो तो प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, और ऊपर से तुमने डाल दिया F, न्यूक्लियस तो हो गया
खुश कि भाई अब F तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम प्रोटॉन बढ़ा दिए हो, नीचे गए हो तो 5D में, जैसे कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। जिरकोनियम का 40 प्रोटॉन होता है, हैफनियम का सीधा 72 है, 32 प्रोटॉन्स का इंक्रीज है। एंड द कोर इलेक्ट्रॉन्स इन जिरकोनियम, जो लोग नहीं है, जो लोग भूल चुके हैं उनको लिए थोड़ा बता रहा हूँ। जिरकोनियम के बाद हैफनियम आता है, जिरकोनियम में 40 प्रोटॉन है, हैफनियम तक जाते जाते 32 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो सोचो वो ऐसे ही बहुत चाहेंगे कि वो साइज को कम करे, और बचाने वाले मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जस्ट पहले D और F आ गए हैं, कोर वाले। ये होते हैं बर्बाद शील्डिंग इफेक्ट, दे आर वेरी पुअर शील्डर्स। तो अगर ये पुअर शील्डर्स होते हैं तो जो 32 प्रोटॉन्स जो तुमने डाला है उनका इफेक्टिवली होल्ड ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ चुका होता है, बिकॉज ये नहीं बचा पाते हैं। एज अ रिजल्ट, अब बोलोगे सर 32 प्रोटॉन्स आए हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स भी तो आए हैं, तो यस 32 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इसीलिए जिरकोनियम और हैफनियम में अगर ये F नहीं होता ऑर्बिटल्स तो हैफनियम का साइज बहुत बड़ा होता। लेकिन जाकर देखना, मैंने लिखाया था लास्ट क्लास, हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया है? जिरकोनियम। मतलब जो 32 इलेक्ट्रॉन्स के आने से जो शेल का साइज बढ़ना चाहिए, that has been compensated by the poor shielding effect of the F orbitals, या बोलो the Z effective of hafnium। तो इसीलिए साइज छोटा हो गया है, और यही कारण है, ये 5D का है, ये 4D का है, तो जनरली वही कारण है कि 5D वाले का एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कम होना चाहिए था 5D वाले का, लेकिन ड्यू टू ऑफ दिस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 5D वाले का आयनाइजेशन एनर्जी 4D वाले से ज्यादा होता है। और इसके अंदर जो आपको चीज याद रखना है, पूरा लिस्ट में जो आपको याद रखना है, AU का ज्यादा होता है AG से, ठीक है, HG का ज्यादा होता है कैडमियम से। तो AG का ज्यादा होता है ना AU से? AU कौन सा सीरीज का हो गया? सर AU 5D का हो गया, AU 5D 4D है ना? नहीं, 5D है। कॉपर 5D है ना। ओके। HG का ज्यादा होता है कैडमियम से, ठीक है। HG का तो बहुत ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी जिंक से, इनफैक्ट जिंक को भी ऊपर कर देता है, हरा देता है, ठीक है। ये भी किसके ट्रेंड में आएगा? दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस। सर तो ये पूरे 5D और 4D सीरीज के लिए रहेगा? हाँ, 5D 4D का ये लग जाता है डेटा, ठीक है, ठीक है। हम लोग वैसे स्टैंडर्ड वाला देख रहे हैं। हाँ, और लास्ट वाला ध्यान देना, एक लास्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझो एक भूकंप की तरह है इफेक्ट। और आप लोग को जान करके बहुत ये लगेगा कि ये जो इफेक्ट है, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट थोड़ा सा 5D सीरीज के आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ कौन आता है? जिंक, कैडमियम, Hg आता है ना। Hg के बाद कौन आता है बताओ? Hg के बाद यहाँ कौन आता है? थैलियम आएगा ना, है ना। यस और सर। यहाँ कौन आएगा? यहाँ शायद लेड आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ इंडियम आएगा, चेक करना तो। यहाँ पर शायद आएगा टिन। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इज फाउंड अप टू लेड एंड थैलियम। मतलब ये कि एक और एक्सेप्शन याद रखना, टिन का इंडियम और थैलियम में किसका ज्यादा होना चाहिए था? इंडियम थैलियम में होना किसका चाहिए था? इंडियम।
इंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, बट थैलियम का होता है। अगेन यू हैव टू नो दिस। और टिन और लेड में किसका ज्यादा होना चाहिए था? टिन का, बट अगेन ये ज्यादा होता है लेड का। तो ये भी एक्सेप्शंस के लिस्ट में। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा रुको, एक और चीज ले लेना, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है? लिख लिया? सर एक सेकंड। हाँ देखो, यस सर। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में ग्रुप 14 में जानते हो क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद कौन आना चाहिए? आना चाहिए था टिन, बट आता कौन है? एंट्री कौन मार दिया? लेड, सॉरी, हाँ। और आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर बोरॉन, यहाँ पर तो ग्रुप 13 में तो मस्त उलटफेर है। थैलियम सोच रहे हो इतना ऊपर आ गया है, कितना नीचे है, बट सोचो कहाँ आ गया है वो। मेमोराइज। सर इसका भी रीजन इसका रीजन क्या है? वही लैंथेनाइड। थैलियम तक जाते जाते एफ ऑर्बिटल्स बहुत आ गए होंगे और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही गया है, तो ऑब्वियस बात है पेनेट आउटर जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ गया होगा, निकालने में मुश्किल हो गया होगा। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि आप देख करके लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको याद ही रखना है। कब आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फुल्ली फिल्ड, और कौन सा फैक्टर है? साइज, और कौन सा फैक्टर है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और कौन सा फैक्टर है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब कौन सा फैक्टर कब डोमिनेट करेगा ये देखकर नहीं बताया जा सकता। सो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप and get yourself confused. In fact, it is the other way around. You have to memorize it and then you can apply the logic. Oh, यहाँ ये factor dominate कर के गया। हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से पीरियड में कौन सा वर्क कर रहा है। Yes. ठीक है, ये लो बात देखो, क्लियर? आगे बढ़ूं अब? चलो आगे बढ़ूं। चलो अच्छा, एक इधर लिख लो, मेरा मन मान नहीं रहा है, एक मैं एक्स्ट्रा से दे देता हूँ। वैसे पूछता तो नहीं है, बट मेरा मन मान नहीं रहा है, इसको भी ऐड कर लेना। डी और एफ ब्लॉक वाले आगे जाएंगे, ठीक है ना? इसको याद कर लेना, मैंने एक्स्ट्रा अपने से दे दिया। बोले सर बहुत परेशान करते हो, तो परेशान नहीं करूंगा तो तुम लोग आगे बढ़ेगा कैसे? ठीक है, चलो अब एप्लीकेशंस पे चलते हैं। सर अभी के लिए एक्सेप्शन खत्म। हाँ बहुत, इतना कर लिया तो आराम से बहुत हो गया, याद कर लेगा, हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, याद करो एक्सेप्शंस। अब एप्लीकेशंस पे चलते हैं ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा एक तो सिंपल सा चीज है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो हुआ तो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? पॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। इसका क्या है? सिंपल सा रीजन है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उस पर आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब एक ही चीज हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी लो है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज लाना ज्यादा आसान है। और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आसान है तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, दैट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया, यही रीजन है कि इन जनरल अगर आप
लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। और अगर आप टॉप टू बॉटम चलोगे, इंक्रीज मेटालिक इंक्रीज। किसी के माइक से स्टैटिक आ रहा है। ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज। सर आपने वो इन मेटालिक के पहले क्या लिखा? इंक्रीज इंक्रीज नहीं इंक्रीज इंक्रीज। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। सर एक्सेप्शन ऊपर खत्म हो गए ना उसके साथ? हाँ हाँ, उतना उतना बहुत हो गया, उतना एक्सेप्शंस देख लो, बहुत बता दिया, उतना में से आएगा, पूरा नहीं देखना है। नोट्स में जितने हैं ऐसे तो पढ़ते ही रहोगे एक्सेप्शन में, तो वैसे तो अंत ही नहीं है, तो उतना नहीं देखना है। दूसरा एप्लीकेशन है, आप लोग को अगर याद हो तो डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, कल की एक चीज बताया था, डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। ये देख लो, इसका स्लाइड देखना है इसको, ये कौन सा स्लाइड चल रहा है, ये ला देख लो, 8 स्लाइड। ठीक है, ले लिया। अच्छा, तो दूसरा एप्लीकेशन है डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। ये आपको एक आइडिया देता है, ठीक है, लिख लो। मुझे खुद बताओ, अगर मान लो IE2 और IE3 में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, या जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, खुद से मेरा क्वेश्चन का आंसर सोचना, और आप देख रहे हो कि आयनाइजेशन एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, हाई आयनाइजेशन डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, नोबेल तो गैस इसका थ्योरी। मतलब वो जो मेटल है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो कर रहा है कि हायर वाला शो करेगा? समझा क्वेश्चन? नहीं उस पर नहीं सर। नहीं समझा। देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब इधर देखो, जैसे एग्जांपल से देता हूँ, मान लो IE1 का वैल्यू है, मैं बाद में उस लाइन को लिखाता हूँ, मैं तुमको ये चीज बता रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास डेटा दे दिया जाए, IE1 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और IE2 मान लो 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो IE2 बहुत ज्यादा है ना IE1 से, ठीक है। अब अगर ये IE2 बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना प्रेफर करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना प्रेफर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, मतलब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एनर्जी डिफरेंस बढ़ते जाएगा, तो इसका मतलब दैट इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सर अगर उसका आई दूसरा सेकंड ज्यादा रहेगा तो फिर वो दोनों निकालेगा, जो हाँ, ज्यादा अगर मान एनर्जी लो, दे। हाँ, अगर मान लो IE1 IE2 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मान लो ऐसा कुछ होता, IE1 IE2 मान लो ये 5 है, ये 10 है, और IE3 बहुत ज्यादा है। सर आई मतलब हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं कि जो एटम में ऑलरेडी एनर्जी है? और अरे IE1 मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का लिए अभी तुम इतना जान लो कि उस पर कितना का पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। ठीक है। हाँ, मतलब कितना का पॉजिटिव चार्ज है। मान लो अब ये 40 है, तो बताओ तो ये एटम कौन सा
ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकाल देगा? तो पहले दो निकाल देगा, 1 भी और 2 भी। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका जितना हाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस आगे जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे I1 के बाद ही तुरंत I2 बहुत बढ़ गया, तो वो सिर्फ एक ही निकालेगा। I1 I2 ऑलमोस्ट सेम है, IE3 बहुत बढ़ गया तो 2 निकालेगा। अगर I1 I2 I3 ऑलमोस्ट सेम है, ऑब्वियस बात है बड़ा तो IE3 ही होगा, बट अगर ये ऑलमोस्ट ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो 3 तक निकालेगा। जैसे कि एल्यूमिनियम में होता है, एल्यूमिनियम का आपको +3 निकलता है, +4 नहीं दिखता है। +4 क्यों नहीं ऑब्जर्व होता है? बिकॉज +4 पे निकालने में जरूर देयर इज अ वेरी सडन जंप दैट इज वेरी ह्यूज, ठीक है। और अ लो डिफरेंस कौन से कैसे पता चलता है आईए की वैल्यू से? कौन सा? सर तो ये वैल्यूज हमें पता कैसे चलेंगी? हाँ बता रहा हूँ, लिख लेता। और लोड डिफरेंस अगर सक्सेसिव में आ रहा है तो इसका मतलब इंडिकेट्स कि वो बहुत दूर Unstable तक oxidation state. हाँ वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, मतलब उसको सक्सेसिव I1 I2 I3 I4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकता है। तो दैट इंडिकेट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझा। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अभी के लिए एक टर्म याद रख लेना, अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर कितना का चार्ज आया? +1, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना पर चार्ज आया? +2, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +2। 3 निकाला तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी के लिए बहुत ही क्रूड डेफिनेशन, ये पहले समझा सब लोग को। अब देखो इधर, अब ये आता है प्रॉब्लम की सर एक चीज तो है, अब हाई और लो तो कौन सा टर्म है? हाई और लो तो एक रिलेटिव टर्म है, किसको सर हाई मान लें और किसको लो मानेंगे, मतलब ये तो ठीक है मान लिया। अब मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है IE1 और IE2 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सर मैं क्या मानूं इसको कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप को क्या मानूं, कम मानूं कि ज्यादा मानूं? यही तो एक डेफिनेशन है, तो इसमें ध्यान देना। अब ये मैथमेटिकल इसको क्वांटिफाई कर देते हैं। जनरली ये ऑब्जर्वेशन है, इफ अगर n+1 - IEN अगर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो उस एटम का सर ऐसे 11 ही क्यों लिया? ऑब्जर्वेशन मैंने बोला ना, अच्छा ठीक है, मैंने बोला ना ये ऑब्जर्वेशन है। देन AN+1 इज मोर स्टेबल। व्हाट इज ए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर IN+1 क्या है? ओ ए इज एटम, जो एटम की बात कर रहे हैं उस एटम का अगर ये वैल्यू जो डिफरेंस, ठीक है ना, अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है तो इसका मतलब समझो कि वो अगर मान लो n का वैल्यू कितना, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो IE2 - IE1 किसी का वैल्यू आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो समझ जाना वो 1 का दिखाएगा कि 2 का दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। वो अगर वो 1 निकाल सकता है तो थोड़ा एनर्जी निकाल के वो क्या निकाल देगा? 2 भी निकाल देगा। समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर ये डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ और अगर यही डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, सर तो 11 और 16 के बीच में क्या होगा? हाँ बता रहा हूं, तो AN+ ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि किसी का एग्जांपल दे रहा हूं, IE3 - IE4 का वैल्यू इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब वो 3 तक के बाद अब 4th नहीं निकालेगा, वो ज्यादा 3 वाला निकालेगा।
सॉरी I4 माइनस I3, ठीक है। और अगर इनके बीच में होता है तो क्या बोल सकते हैं, एक ही टर्म बोल सकते हैं, दोनों की स्टेबिलिटी, हाँ वो दोनों दिखाएगा। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं, जैसे आप लोग को मालूम ही होगा आयरन का दोनों आता है कि नहीं, कौन कौन से दिखाता है वो, +2 और +3 +3, वो दोनों दिखाता है। जरूर उसका बीच में दोनों स्टेट स्टेबल हैं, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में क्या दिखाएगा, कौन है वो दोनों दिखा सकता है। सर तो वेरिएबल बैलेंसिंग के लिए ये 11 हाँ ये बीच वाला सर रूल। वापस समझाना और सर, भी आ जाएगा ना। 11 और 16 वाला। हाँ देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन, ये हम लोग को, अगर हम लोग के पास किसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा है, सक्सेसिव समझते हो, I1 निकालने में इतना लगा, I2 निकालने में लगा, I3 निकालने में लगा, तो हम लोग उससे क्या किए हैं, बहुत हद तक वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, अभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो उस पर जो चार्ज आता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो अगर कोई हम लोग के पास डेटा है डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये हम लोग को हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि वो एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाएगा, स्टेबल वाला। अब मैथमेटिकली ऐसे समझो कि अगर एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का तुम IE1 तुमको डेटा दिया हुआ हो, सर आप इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, कोई हाँ बहुत, एलिमेंट? जैसे भाई जैसे इसका देखो दे देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं मालूम है, मतलब Na का देख लेते हैं। मान लो तुमको I1 का डेटा दे दिया हो, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दे दिया हो डेटा क्वेश्चन में दे देगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 तो लूज कर लिया, ये एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 1 का शो करेगा, +1 शो करेगा कि +2 शो करेगा, गैप कितना का है बताओ, ये गैप कितना का है, सॉरी ये काम करते हैं इसको हम लोग करते कोई काम करते हैं, पहले 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं, गैप कितना का है 17 का है, तो इसका मतलब ये गैप जो है I2 माइनस I1 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, मतलब तो वो खाली इसका एक ही देना चाहेगा, दोनों नहीं हाँ देना मतलब वो एक दिखाता है। और इसका फेमस एग्जांपल है सोडियम, सोडियम का +2 देखे हो क्या, नहीं सर। नहीं सोडियम +1 दिखाता है, जरूर +1 और +2 के बीच में गैप किससे ज्यादा होगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। सर तो जब उसको ठीक है, अगर सोडियम को थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो IE2 और I3 में ज्यादा डिफरेंस रहेगा, फर्स्ट से कम डिफरेंस रहेगा। कौन सा सोडियम का, अगर अगर उसको सोडियम को, अगर हम एनर्जी दे दें सोडियम को इनफ कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो गैप रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड से कम होगा कि ज्यादा होगा? अब वो वाला गैप वैसे तो I1 और I2 में अगर देखोगे तो गैप क्या होना चाहिए, I1 निकालते समय Na+ है ना, हाँ I2 और I3 में तो गैप बहुत नहीं यहाँ पर गैप ज्यादा होगा, वाई, बिकॉज Na+ नोबल गैस बन चुका है, I1 I2 में गैप ज्यादा होगा। कैन वी से कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा तो वो भी कंसिडर करना रहता है ना, क्या बताओ, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर वो हाफ फिल्ड हो जाता है तो एनर्जी गैप और ज्यादा होगा ना। और ज्यादा, यस और ज्यादा गैप हो जाएगा, ठीक है, ये समझा क्या, रुको सर कैन वी से कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा Ip, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा Ip। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा, हाँ यस, हाँ मतलब उतना ज्यादा उसके बाद निकालने में और मुश्किल पड़ेगा, यस है ना, हाँ फर्दर निकालना और मुश्किल होगा। अब मान लो किसी में तुमको डेटा दे दिया है ऐसा, दूसरा एग्जांपल लो, ये 3, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूं 8, ये आपका दे रहा हूं ये मान लो 15, और ये अचानक से मान लो 50, तो इसका मतलब देखो ना I1 I2 में कितना का एनर्जी गैप है,
5 इसमें कितना का गैप है मान लो 7 का गैप है, तो 3 से 8, इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ही, जैसे एल्यूमिनियम में कुछ ऐसा ही डेटा रहता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम में देख रहे हो, अगर IE1 निकाल सकता है तो दूसरा भी निकाल देगा, तीसरा भी निकाल देगा। मतलब एल्यूमिनियम कहाँ तक जाएगा? 3 3 तक जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अगर गैप अगर देखा जाए बहुत ही कम का अगर है IN+1, वो गैप मैंने दे दिया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो समझो आगे बढ़ते जाएगा, वो IEN तक नहीं रुकेगा, वो N+1 एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। गैप 16 से ज्यादा है, वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और यही इसके एग्जांपल्स हैं तुमको। अरे रीजन अगर देखा जाए तो सोडियम ओनली शोज Na+, व्हाई डजंट इट शो Na+2 कोई पूछेगा तो क्या रीजन दो? बिकॉज द गैप जो है IE2 और IE1 में बहुत का गैप है, नहीं है उतना केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी की उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दे। लेकिन एल्यूमिनियम +3 तक शो करता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब IE1 IE2 और IE3 के बीच में गैप बहुत ही क्या होगा? ज्यादा होगा। कम होगा ना, तभी तो 3 कम होगा ना, तभी तो 3 निकाला है ना। 4 तक नहीं निकलता है, 4 नहीं निकाला, 4 नहीं दिखाता एल्यूमिनियम। क्यों? बिकॉज जरूर 4 और 3 के बीच में गैप ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा। यही इसका है मैथमेटिकल इसका पार्ट। बोलो क्या डाउट है इसमें? IE3 की वैल्यू 15 है। IE3 की वैल्यू 15 लिखी है या 11 वहां पर? 11 लिख दिया, 11। मतलब मैंने एग्जांपल दिया है नॉर्मल, मतलब यू डू नॉट नो दीज नंबर्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट कुछ नंबर्स बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ तभी बोलो क्या डाउट है? तन्वी यहाँ पर एक अलग इफेक्ट लगता है तन्वी, यू हैव टू वेट फॉर दैट। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड में +2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है और टिन में सही है +4 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बट वी हैव टू वेट फॉर दैट बिकॉज इट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं उसको। सो ये 11-16 तो एक्सपेरिमेंट करके ही निकला है ना? हाँ, यस, इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। गैप अगर बहुत का कम हुआ, ऐसे समझो ना, मतलब थोड़ा सा अगर देख रहा है इलेक्ट्रॉन कि +1 निकालने में और +2 निकालने में ज्यादा का गैप नहीं है, तो +2 तक चले जाते हैं। लेकिन देखेगा हमें +1 निकालने में और +2 बनाने में बहुत का गैप है, +2 तक नहीं जाएगा, वो +1 तक रुक जाएगा। यही इसका कहानी, और क्या। शॉर्ट बहुत सिंपल सा कहानी है। अगर +1 +2 +3 का एनर्जी गैप बहुत कम है तो 3 तक चला जाएगा, और गैप बहुत ज्यादा है, +1 +2 तक गैप छोटा है और +2 +3 में गैप बहुत बड़ा है, तो 2 तक जाकर शांति से बैठ जाएगा, बोलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी सिंपल स्टोरी। तो लॉजिकल सा बात है। यस, मैं तुमको कोई ऐसा काम बोलूं जो बहुत हाई एनर्जी चाहिए, नहीं करेगा इंसान, बोलेगा बट क्यों करें। और अगर लगता होगा कि थोड़ा सा कर ही चुके हैं, थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं ना, ठीक है, तो कर लेते हैं, वही वाला काम। चलो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। हाँ बोलो कौन सा? अफिनिटी। यस, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, चलो अब व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन एडेड। बहुत सही। when an electron is added, किसमें added? to an Atom. isolated Yes, gaseous atom, बहुत सही, to form an अनायन सॉरी अनायन। बहुत सही। इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज मतलब वो एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अट्रैक्शन।
Yes, though, but we will come to electronegativity. Totally different concepts हैं दोनों, totally different concepts है, तो we'll come to that point. ठीक है, as of now तो पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डील कर लेते हैं. बेसिकली एक गैस है, उसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया. अच्छा, डेफिनेशन बहुत सही होना चाहिए. आइसोलेटेड गैसियस. तुमको अगर सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर करना है तो सोडियम को पहले गैस में कन्वर्ट करो, बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड करो. आइसोलेटेड मतलब उसका रीजन क्या है कि सिर्फ गैस में वर्क करता है? मैंने लास्ट में बताया था ना, इंटरफेरेंस थोड़ा कम रहता है गैसियस फॉर्म में. गैसेस फॉर्म में इंटरफेरेंस थोड़ा कम रहता है. ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी, हाँ बोलो. आइसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड मतलब कोई बॉन्ड वाला बात नहीं है. ऐसा नहीं कि आप कोई मॉलिक्यूल बनाकर बैठा हुआ है. इट शुड बी एन एटम. ओके ओके, ठीक है, जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए आपको Cl2 में इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आपको किस में इलेक्ट्रॉन डालना है? क्लोरीन गैस में डालना है. यस, इसमें उठा करके इलेक्ट्रॉन डालना है और Cl- बनाना है. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा आपसे? EA. ठीक है. अच्छा, अब ध्यान देना, मोस्ट केसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स के केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. हो रहा है. ठीक है, बट सर्टेन केसेस. सर एग्जांपल दीजिए ना. हाँ दूंगा, सबका दूंगा एग्जांपल. सर ये सब नॉन मेटल्स वगैरह है ना, राइट साइड. हाँ yes. कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है. अच्छा, एफिनिटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? उसके लिए क्या बोलते हैं? पहले से एफिनिटी है, इसका मतलब चाहत, क्या बोलेंगे ना? हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं कि समथिंग हैज एफिनिटी इज पॉजिटिव, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने का जो ये टेंडेंसी है पहले से ही क्या है? वेल डेवलप्ड है. बट अगर कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, मतलब वहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है. एनर्जी क्या हो गया है? एब्जॉर्ब हुआ है. मतलब जबरदस्ती आपको इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है. तो पीरियोडिक टेबल में बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं और मैक्सिमम ऐसे ही हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डालने पर नेट एनर्जी रिलीज ही होता है. लेकिन कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहां की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, और मेरे हिसाब से आप लोग को चमक जाना चाहिए कि ये नेगेटिव वाले नोबल गैसेस तो होंगे ही. नोबल गैसेस सर नोबल गैसेस का 0 होता है ना? हाँ, मतलब 0 भी होता है कुछ उसके, इनफैक्ट उसको रेफरेंस माना जाता है. तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ उनका कोई एनर्जी लेने का टेंडेंसी है नहीं. 0 भी बोलते हैं, बहुत किताब में 0 लिखता है, बहुत किताब में नेगेटिव लिखता है. सर तो लेकिन जैसे किसी भी मेटल में हमने इलेक्ट्रॉन घुसा दिया तो फिर वो सारी एनर्जी जो भी होगी वो एब्सॉर्ब कर लेगा. कौन से मेटल में? अगर तुम मेटल में भी मेटल तो लूज करता है ना, और अगर हम नहीं, हाँ नहीं अभी देखेंगे. अच्छा, मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? सर लोअर मेटल्स जो है जिनकी वो जो नीचे साइड है और जो लेफ्ट साइड में, उनकी नेगेटिव होनी चाहिए. अभी देखेंगे हम लोग. मेटल का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना पॉजिटिव होता है. अभी आने दो मुझे इस पॉइंट पर. सर रुबिडियम और होता है. सर रुबिडियम और हाँ, लिथियम जैसे उनका क्या होता है? हाँ उनका भी नेगेटिव है. उसको मैं आता हूँ उस पॉइंट पर, इसको स्क्रीनशॉट लो. लेटेस्ट सर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो कोई एटम को तो एनर्जी रिलीज क्यों करेगा? हाँ, वो सोचो क्यों नहीं रिलीज करेगा. सोचो, सिंपल सा बात है. ये इलेक्ट्रॉन था कहीं अकेला, आइसोलेटेड है ना. इसको तुमने डाल दिया न्यूक्लियस के अंदर, है ना. तो न्यूक्लियस के अंदर इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिला क्या? इसका स्टेबिलिटी में कितना खतरनाक
फर्क पड़ा होगा यार, कितना स्टेबल महसूस किया होगा। तो एनर्जी क्या होगा, और स्टेबल अगर कोई चीज महसूस कर रहा है तो जरूर वो अपना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज हुआ है, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ गया है। आप इस इलेक्ट्रॉन पर फोकस करो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आइसोलेटेड था बेचारा बैठा हुआ, और इसको तुमने इसको एक मौका दिया। कहाँ, यू गो इन एंड आई एम गिविंग यू, नॉट डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर मत जाओ, बट न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करो रे बाबा। तो बोलेगा वाह, मैं कितना ज्यादा स्टेबिलिटी फील कर रहा हूं। और इसीलिए मोस्ट केसेस में एनर्जी रिलीज ही होता है, बिकॉज सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आपका फोकस सिर्फ एटम एटम पर क्यों है, आपका फोकस बेचारे इस इलेक्ट्रॉन पर क्यों नहीं है? आप इसके बारे में भी तो सोचिए, आपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को तो आपने बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया है ना, बिकॉज उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके। आगे बढ़ूं? यस। ठीक है। अच्छा, इसी में एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous atom of an element is converted देखो मैं क्या, बेसिकली अगर X गैस है और उसमें तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये X माइनस बनेगा। अब बोलोगे सर दोनों एक ही चीजें हैं क्या? देखो, स्टेटमेंट लिखने का नजरिया अलग अलग लिखने वाले। किसी ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दिया कि एनर्जी रिलीज्ड, डेफिनेशन में डाल दिया। और आगे मैंने बताया है थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आता है एंथैल्पी। आपको बस ये जानना है कि कभी जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो या तो एनर्जी रिलीज होगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है इसी को एंथैल्पी चेंज बोलते हैं या इसी को एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। इस प्रोसेस में जो टर्म ऐसे देते हैं डेल्टा H Eg1। Eg1 मतलब 1 मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एनर्जी रिलीज हुआ प्रोसेस में तो डेल्टा H Eg1 को क्या बोलेंगे? कन्वेंशन वाइज याद है मैंने बताया था, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसको बोलेंगे दिस इज नेगेटिव। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है इट इज ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड। पॉजिटिव। अगर डेल्टा H कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, दिस इज कन्वेंशन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। कहने का मतलब ये लिख सकता हूं इन शॉर्ट, दोनों एक ही चीजें हैं, बस एक है थर्मोडायनेमिक्स का टर्म जो आप अभी किए नहीं हो, आगे करोगे, ठीक है? तो उसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये एंथैल्पी एंथैल्पी, अदरवाइज कुछ है नहीं। आपको बस इतना जान, रुको हाँ वही बोल रहा, आपको बस इतना जानना है कि किसी भी एटम में
आपने इलेक्ट्रॉन डाला आइसोलेटेड में, तो यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो नेट एनर्जी एब्सॉर्ब हो सकता है या तो नेट एनर्जी रिलीज हो सकता है। अगर नेट एनर्जी रिलीज हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, या फिर क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैग्नीट्यूड सेम होता है ना? हाँ हाँ एकदम एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा चेंज है बट ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम। अभी तुम लोग के लिए एकदम एकदम सेम, तो कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, समझ में आया? जैसे तुमको कभी कभी ऐसे डेटा दे देता है, और मैं अपने से डेटा बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे डेटा दे देता हूँ, डेल्टा एच ई जी 1 इज इक्वल टू, मान लो ये एक्चुअल डेटा नहीं है, दिस इज माई डेटा। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको बोला किसी ने कि जब किसी ने 1 मोल क्लोरीन एटम लिया गैसियस स्टेट में, ध्यान से ना इस लाइन को, जब किसी ने 1 मोल क्लोरीन एटम लिया गैसियस स्टेट में, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन डाला, ऑब्वियस बात है 1 मोल डालोगे तभी ना 1 मोल कन्वर्ट होगा, लिखते नहीं है 1 मोल, बैलेंस इक्वेशन बता रहा है। तो 1 मोल Cl माइनस बना, और इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 300 किलो जूल्स एनर्जी सिस्टम से बाहर आ गया। क्लियर है? और तुमसे कोई पूछेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का क्या है, पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे? तो आंसर पॉजिटिव। बस इसका लाइन का मतलब सिर्फ इतना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब लिटरली समझना हो तो मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ा, क्लोरीन खुद विलिंगली एक्सेप्ट करता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन डालो। और ये मैंने लिखा दिया है अभी जस्ट प्रीवियस, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में पहली बार इलेक्ट्रॉन डालोगे, मैं दिखा दे रहा हूं स्लाइड, इन मोस्ट केसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही होता है। और इसका रीजन मैं बताऊंगा, और बता भी दिया हूं, लिखाऊंगा भी क्यों। बिकॉज आप खुद सोचो, आप उस इलेक्ट्रॉन को जो आइसोलेटेड था उसको आप न्यूक्लियस के पास ला रहे हो, तो ऑब्वियस बात है सिस्टम इज गेटिंग स्टेबिलिटी। सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी है और एक्स गैस भी है। डोंट जस्ट थिंक अबाउट दैट एक्स गैस, थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन, दिस विल कंपेंसेट, जो स्टेबिलिटी इसको मिलेगा ना। अब सिस्टम में दोनों पार्ट्स है ना, फैमिली में दोनों लोग हैं, तो बस हो सकता है इसको कुछ घाटा होता हो, उसको कुछ लॉस होता हो, बट जो एक इलेक्ट्रॉन को जो फायदा मिला है बाय गेटिंग इटसेल्फ सो क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। यस, बट सर्टेन एलिमेंट्स के लिए आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तब वो नखरा भी करता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, वहां पर आपको जबरदस्ती फोर्सफुली यू हैव टू गिव दैट एनर्जी। और वो कौन सा है उसका परफेक्ट एग्जांपल? नोबल गैस। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं वो बोलते हैं मैं ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड हूं यार, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, आई डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट डू आई वांट इलेक्ट्रॉन्स, मैं अकेला खुश हूं, आई एम द संत एंड साधु ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, आई डू नॉट वांट, आई एम नॉट अ सोशल एलिमेंट, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस सोसाइटी वाला थिंग, बॉन्ड बनाओ, मैं खुश हूं अपने आप में, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो भी लोड, और मुझे इलेक्ट्रॉन डालोगे तो भी मैं विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब तुम जबरदस्ती डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो कोई डाउट? सर एक बार बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस समझा। इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एफिनिटी समझा पर ये एंथैल्पी वाला
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ अलग चीज नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में लिखाने का एक टर्म है। थर्मोडायनेमिक्स में आप आगे एक टर्म करोगे एंथैल्पी, तो फॉर द टाइम बीइंग डोंट गेट योरसेल्फ अटैच्ड टू दिस टर्म ऑफ एंथैल्पी, अदरवाइज इट विल कॉज कंफ्यूजन। आप बस इससे अटैच करिए कि जब कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि जब 1 मोल एटम में किसी ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन डाला तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में नेट एनर्जी रिलीज हुआ। और अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि जब 1 मोल एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन डाला तो नेट एनर्जी क्या हुआ? नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। बस सिर्फ इतना आपको जानना है। और अगर कोई नेट एनर्जी रिलीज करता है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन ही है इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो अगर कोई एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और अगर तुमको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ा है ना, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। क्लियर है? अब और फाइनली तन्वी, ये इसका आंसर ये मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जाऊंगा, इसको लिखाऊंगा भी, बट यही आप एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन आइसोलेटेड स्टेट अगर आप न्यूक्लियस के पास ला रहे हो ना, यू आर एक्चुअली पुटिंग दैट, पंपिंग दैट इलेक्ट्रॉन इनटू द एटम, so that electron is facing a huge amount of stability now. It is now getting that force of attraction of the nucleus which it was craving for so long. It was an isolated electron somewhere, और तुम उसको उठा करके डाल दिए, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला, तो ऑब्वियस बात है सिस्टम अच्छा खासा स्टेबल हुआ है। तो सिस्टम जब भी स्टेबल होगा, एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस, आप लोग का अभी नेक्स्ट क्लास में डाउट एक आप लोग को अभी एक लग रहा था ना, ये सोडियम का सर क्या होगा? अरे सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन डालोगे ना, एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? सोडियम से मत पूछो, ओवरऑल जब दोनों लोग से पूछोगे तो इलेक्ट्रॉन से पूछो ना, यार तेरा क्या हुआ? तो नेट वो तो बोलेगा मैं तो बहुत स्टेबल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही है, बट there are certain cases which we will deal in next class जहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। कहने का मतलब वहां पर एनर्जी क्या हो रहा है? वहां एनर्जी आपको जबरदस्ती देना पड़ रहा है, वो अपने आप विलिंगली नहीं जा रहा। और इसका परफेक्ट एग्जांपल, the perfect example of this is noble gases. Noble gases. Perfect example. Got it? चलो अब के लिए आज के लिए बहुत बोल दिया। बताओ कुछ किसी को डाउट है तो? हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि बुकलेट में अब आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट तक सॉल्व कर सकते हैं बुकलेट? हाँ एकदम कर सकते हैं। और एग्जैक्टली आप लोग एक काम करो, अगर आप में से कोई एक थोड़ा सा पेन लेकर के किसी के पास बुकलेट है और ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो आई विल स्टार्ट गिविंग ऑल होमवर्क आल्सो। समवन इफ कैन डू दैट। के जैसे से भी दोगे? क्योंकि सर हाँ, उधर कभी तो के जैसे टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, मतलब पहले बुकलेट से करो और बाद में मैं इससे दूंगा, ठीक है? बट आई डोंट हैव इट, तो इसीलिए जो करेगा वही मुझे जितना कोई कर लो। सर इसमें ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन। हाँ यस यस यस, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज ऑल थियोरेटिकल। मैंने पहले ही बता दिया, इट इज ऑल थियोरेटिकल, यू हैव टू नो दिस।